एल्यूमिनियम है और फिर स्टील है। इसका कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन लेट्स से अल्फा एस, इसका कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन अल्फा ए, और फिर से इसका अल्फा एस। मैंने यहाँ पर इन दोनों को क्लैंप कर दिया। अब टेम्परेचर बढ़ाया तो क्या हुआ, टेम्परेचर बढ़ाया तो ये थोड़ा एक्सपैंड किया। बेंड करेगा क्या? ऊपर नीचे दोनों स्टील है सेम मटेरियल का, तो बेंड नहीं होगा, वो केवल एक्सपैंड करेगा, उसमें थर्मल स्ट्रेस डेवलप होगा। तो क्वेश्चन ऐसा है, इसका लेंथ तुमको एल नॉट दे रखा है। सर अल्फा किसका जाता है? अल्फा नहीं दिया है क्वेश्चन में। तो बस बेसिकली ऊपर भी स्टील है और नीचे भी स्टील है, तो बल्ज इनवर्ड या बल्ज आउटवर्ड दोनों में से कोई भी पॉसिबल नहीं है, वो सीधा एक्सपैंड करेगा। अब मान लो जैसे लेट्स से अल्फा ऑफ एल्यूमिनियम ज्यादा है, तो क्या होगा, एल्यूमिनियम ज्यादा एक्सपैंड करने की कोशिश करेगा कंपेयर टू स्टील, बट ये हिंज होने नहीं देगा, तीनों साथ में एक्सपैंड होगा, राइट? सर तो अपना यहाँ पर बी एक वाला कंडीशन क्या बताया, वो नहीं समझा सर। कौन सा कंडीशन? सर अगर एल्यूमिनियम का ज्यादा हुआ तो वो ज्यादा एक्सपैंड करेगा और कॉन्केव शेप लेगा ना स्टील। हाँ, बट ऊपर नीचे स्टील दोनों फिक्स है ना। नहीं सर, वो कॉन्वेक्स अगर तुम ऐसा बोलोगे, मोहित, हाँ, अगर तुम ऐसा बोलोगे मोहित, में से नहीं सर, ऐसा नहीं। वो आदित्य म्यूट कर लो, आदित्य म्यूट कर दो, हम आवाज बहुत ज्यादा हो रहा है। हाँ कैसा? सर ऊपर से और नीचे से दोनों साइड से ऐसा बना। अच्छा मतलब तुम बोल रहे हो ऐसा, हाँ सर। ऐसा हाँ यस सर। ऐसा कैसे होगा यार? वो जो हम लोग रॉड ले रहे हैं ना, वो अप्रोक्सीमेटली बहुत नेग्लिजिबल थिकनेस का है, थिकनेस हम लोग नहीं एज्यूम कर रहे। ओके। ठीक है, तो वो पूरा एक्सपैंड करेगा। अब लेट्स से अल्युमिनियम का ज्यादा था अल्फा, तो अल्युमिनियम ज्यादा एक्सपैंड होना चाहेगा, तो अल्युमिनियम ज्यादा एक्सपैंड होना चाहेगा तो दोनों स्टील को अपनी तरफ खींचेगा, और स्टील क्या करेगा, अल्युमिनियम को अपनी तरफ खींचेगा, तो वहां पर एक थर्मल स्ट्रेस डेवलप होगा। सर ये आप रिपीट करो, क्या? अभी जो बोला रिपीट करो। हाँ, लेट्स से लेट्स एज्यूम कि अल्फा ऑफ एल्यूमिनियम इज ग्रेटर देन अल्फा ऑफ स्टील, तो क्या होगा, एल्युमिनियम इतना होना चाहिए था, येलो वाला, तो स्टील क्या करेगा, इसको अपनी तरफ फोर्स लगाएगा, राइट? स्टील अपनी तरफ खींच रहा होगा इसको, और एल्युमिनियम इसको बाहर की तरफ खींच रहा होगा स्टील को, तो स्टील पर आउटवर्ड फोर्स लग रहा होगा और एल्युमिनियम पे इनवर्ड फोर्स लग रहा होगा, राइट? हाँ ठीक है, तो क्वेश्चन ऐसा है कि अभी एट 0 डिग्री सेल्सियस, ये 0 डिग्री सेल्सियस पे तीनों रॉड का लेंथ एल नॉट है, तो इक्विलिब्रियम में कोई दिक्कत नहीं है। अब इसका टेम्परेचर मैंने थीटा कर दिया, तो सिस्टम कुछ ऐसा हो गया। तो बताना है तुमको, अभी लेंथ क्या होगा, फाइंड द लेंथ, ये एल क्या होगा? सर मुझे अभी भी ये नहीं समझा कि वो तीनों का लेंथ सेम कैसे इंक्रीज होगा। ओके जस्ट अ मिनट, इसका यंग्स मॉडुलस वाई है, वाई है, और यंग्स मॉडुलस सॉरी वाई एस, और इसका यंग्स मॉडुलस वाई है। मैं क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूँ, फिर तुम्हारा डाउट पे आ रहा हूँ। क्वेश्चन है कि अगर मैं टेम्परेचर को थीटा से इंक्रीज कराया, थीटा डिग्री सेल्सियस से, तो न्यू लेंथ ऑफ द सिस्टम क्या होगा? हाँ, अब तुम्हारा डाउट है कि तीनों का लेंथ इक्वल कैसे इंक्रीज हुआ। तो यहाँ पर हमने ये जो ब्लैक बनाया है, यहाँ पर ये हिंज है, मतलब ये तीनों रॉड हमेशा साथ में ही रहेगा, ओके ठीक सर। है, तो वो एक्सपैंड नहीं कर सकता।
सर हाँ सर अगर मतलब स्टील वो दोनों अबव और बिलो स्टील है, बीच में एल्यूमिनियम और कॉपर है ऐसे, तो भी वो लोग दोनों एक्सपेंड करेंगे ना? ऊपर नीचे कॉपर है इंस्टेड ऑफ स्टील। नहीं सर, ऊपर नीचे स्टील ही है लेकिन बीच में एल्यूमिनियम और कॉपर है, मतलब एक अच्छा एल्यूमिनियम और एक कॉपर, तो वो दोनों सेम ही रहेंगे। हाँ, अगर तुमने दोनों तरफ, जैसे यहाँ पर मैंने ब्लैक से हिंज किया है, वैसे अगर हिंज रहेगा तो भी सेम रहेगा। जब भी हिंज होगा सेम काम होगा। अच्छा सर। ठीक है। अच्छा, अब जब यंग्स मॉडुलस का एक प्रॉपर्टी होता है कि यंग्स मॉडुलस ऑफ द सिस्टम हम लोग ऐड अप कर सकते हैं। यंग्स मॉडुलस जब तुम प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर पर पढ़ोगे तो फिर देखोगे वहाँ पे। यंग्स मॉडुलस को हम लोग ऐड अप कर सकते हैं, स्ट्रेस को ऐड अप कर सकते हैं। हाँ, ये क्वेश्चन मैं डिस्कस कर रहा हूँ, थोड़ा सा अलग सा क्वेश्चन है ये। तो इसमें हम लोग क्या बोल सकते हैं, ओवरऑल स्ट्रेस बता सकते हो क्या होगा? जैसे यहाँ पर हम लोग ऐसा कुछ दे सकते हैं क्या, यंग्स मॉडुलस ऑफ द सिस्टम, यंग्स मॉडुलस को हम लोग ऐड अप कर सकते हैं। सो यंग्स मॉडुलस ऑफ द सिस्टम इज इक्वल्स टू वाई एल्यूमिनियम प्लस वाई स्टील, दो बार है ना? यस। तो वाई स्टील प्लस वाई एल्यूमिनियम प्लस वाई स्टील, दैट इज टू टाइम्स ऑफ वाई स्टील प्लस वाई एल्यूमिनियम। ठीक है। अब यहाँ पर जो स्ट्रेन प्रोड्यूस्ड हुआ है, स्ट्रेन प्रोड्यूस क्या होता है? डेल्टा एल बाई एल, मतलब एल माइनस एल नॉट बाई एल नॉट। और हम लोग को पता है स्ट्रेन प्रोड्यूस क्यों होगा। अब स्ट्रेस कैसे निकाल सकते हैं? स्ट्रेस प्रोड्यूस्ड इज इक्वल्स टू स्ट्रेस ड्यू टू टू स्टील रॉड प्लस स्ट्रेस ड्यू टू वन एल्यूमिनियम, वन है ना, वन एल्यूमिनियम रॉड, क्योंकि स्ट्रेस इज फोर्स पॉइंट एरिया। राइट, कोई दिक्कत? इसको आगे कैसे प्रोसीड करें? हमें यंग्स मॉडुलस पता चल गया ओवरऑल, और अगर मुझे स्ट्रेस प्रोड्यूस पता चल जाएगा तो मुझे ये क्वांटिटी पता चल जाएगा। स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन इज यंग्स मॉडुलस, या फिर स्ट्रेन को मैं लिख सकता हूँ स्ट्रेस अपॉन यंग्स मॉडुलस। तो अगर समहाउ मैं स्ट्रेस फाइंड कर लूँ टोटल, तो स्ट्रेस ट्राई करो फाइंड करने का। स्ट्रेस ऑफ स्टील रॉड क्या होगा? y alpha delta t. वाई अल्फा डेल्टा टी। ऊपर क्या था? स्टील था ना, स्टील एल्यूमिनियम स्टील।
तो इसका जो स्ट्रेस होगा दैट इज वाई स्टील, वाई स्टील अल्फा स्टील इंटू डेल्टा टी इज थीटा। तो वाई एस अल्फा एस इंटू थीटा। इसमें जो स्ट्रेस प्रोड्यूस होगा वाई एल्यूमिनियम अल्फा एल्यूमिनियम इंटू थीटा, और इसमें जो होगा वाई स्टील अल्फा स्टील इंटू थीटा। राइट। तो टोटल स्ट्रेस मुझे पता चल गया, टोटल स्ट्रेस इज इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ वाई एस अल्फा एस थीटा प्लस अल्फा एल्यूमिनियम, सॉरी वाई एल्यूमिनियम अल्फा एल्यूमिनियम थीटा। और मुझे यंग्स मॉडुलस पता है, वाई एल्यूमिनियम प्लस ट्वाइस ऑफ वाई स्टील। तो हमें स्ट्रेन क्या पता चल जाएगा, स्ट्रेन इज स्ट्रेस अपॉन यंग्स मॉडुलस, दैट इज स्ट्रेस हो गया 2 YS अल्फा एस थीटा प्लस YL अल्फा एल थीटा अपॉन, अब स्ट्रेन मिल गया तो डेल्टा एल बाई एल मिल गया, तो फिर तुम लेंथ बता सकते हो। तो तीनों रॉड जो है वो बाहर की तरफ लगा रहे हैं इसमें। नहीं, जो तुम्हारा बाहर मान लो अल्युमिनियम का अल्फा ज्यादा होगा, तो अल्युमिनियम पर अंदर की ओर फोर्स लग रहा होगा, इस दोनों स्टील पे बाहर की तरफ फोर्स लग रहा होगा। अगर अल्फा ऑफ अल्युमिनियम ज्यादा होगा तो, अल्फा ऑफ स्टील ज्यादा होगा तो जस्ट रिवर्स। सर तो एक नेगेटिव साइन के साथ आना चाहिए ना। प्रेशर जैसे फोर्स अपॉन एरिया है, दैट इज स्केलर क्वांटिटी, है ना। फोर्स अपॉन एरिया डायमेंशन प्रेशर का है, बट इसको हम लोग स्ट्रेस बोलते हैं और वो स्केलर क्वांटिटी है। सर आपने इसमें लेंथ ढूंढने बोला था ना? स्केलर तो क्वांटिटी नेगेटिव हो सकते हैं। स्केलर क्वांटिटी नेगेटिव हो सकता है, बट वहां पर फोर्स अपॉन एरिया जो स्ट्रेस लग रहा है वो पॉजिटिव होगा हमेशा। स्ट्रेस तो हमेशा पॉजिटिव होगा ना। हाँ स्ट्रेस पॉजिटिव है। हाँ, अब यहाँ पर लेंथ ढूंढने को बोला था तुमको, डेल्टा एल बाई एल मिल गया ना स्ट्रेन, और तुमको एल पता है एल नॉट, तुमको डेल्टा एल निकल जाएगा। राइट। अगर अल्फा स्टील ज्यादा रहता क्या अल्फा स्टील ज्यादा रहता तो अल्फा स्टील ज्यादा होता तो स्टील ज्यादा इलोंगेट होने की कोशिश करता, और अल्युमिनियम उसको उतना इलोंगेट होने नहीं देता, तो स्टील पर अंदर की ओर फोर्स लगाता और अल्फा अल्युमिनियम पर बाहर की ओर फोर्स लगता। आंसर सेम आता। दोनों तीनों भी एक साथ ही एक्सटेंड होते हैं। हाँ, तीनों एक ही साथ एक्सपैंड होते। जब तक तुम इन तीनों को हिंज कर रखे हो ना, तीनों हमेशा साथ में ही एक्सपैंड होंगे। ठीक है। तो जस्ट एक ये क्वेश्चन था HCl का जो थोड़ा डिफिकल्ट था, बाकी सारे क्वेश्चंस तुमसे हो जाएंगे। बिल्कुल सिंपल सा है। एक क्वेश्चन मोमेंट ऑफ इनर्शिया पे है, बट आई थिंक वो हो जाएगा, तो मैं डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, सिंपल सा है। and अच्छा, एक दो क्वेश्चन एंगुलर मोमेंटम पे भी है, तो वो अभी हो सकता है कि ना हो, क्योंकि एंगुलर मोमेंटम तुम लोग को अभी नहीं पढ़ाया गया है रोटेशन में। तो बाकी सारे क्वेश्चन ट्राई करना, उस क्वेश्चन को छोड़ देना, या फिर वो क्वेश्चन डाउट्स में बताना, मैं डाउट्स में तुमको क्लियर कर दूंगा। फाइन। Yes, sir. अब नेक्स्ट हेडिंग लो, कैलोरीमेट्री। कैलोरीमेट्री इज वन ऑफ द इजीएस्ट चैप्टर। सर ये चैप्टर है सब टॉपिक है थर्मोडायनेमिक्स का? देखा चैप्टर जाए बोल तो सकते हो। टॉपिक की नहीं, मतलब सब टॉपिक, कैलोरीमेट्री एक चैप्टर ही बोल सकते हो, तुमको हर जगह अलग अलग चैप्टर जैसे दो। एनसीईआरटी में एक सब टॉपिक जैसा दिया हुआ है, बट कैलोरीमेट्री में है, मतलब 2 क्लास तो लगेगा ही कैलोरीमेट्री। ये हो गया ना, ये वाला पेज Yes, sir. डन। Yes, sir. ओके।
ओके, स्क्रीन विजिबल है, Yes, sir. फाइन। तो नेक्स्ट हेडिंग लो कैलोरीमेट्री। क्या लग रहा है कैलोरीमेट्री में क्या होगा? Amount of कैलोरी heat. बेसिकली जितना एनर्जी आया उतना एनर्जी जाएगा, राइट? मतलब जितना एनर्जी हमने एक सिस्टम में लूज किया उतना एनर्जी दूसरे गेन करेगा, अगर एनर्जी डिस्ट्रॉय नहीं हो रहा है तो पहले कुछ टर्म्स देखते हैं, उसके बाद हम लोग एनर्जी का बात करेंगे। तो कुछ टर्म्स स्टार्ट करो। फर्स्ट वन इज थर्मल कैपेसिटी। थर्मल कैपेसिटी, थर्मल कैपेसिटी क्या होता है? 1 डिग्री सेल्सियस से टेम्परेचर चेंज कराने के लिए जितना मुझे हीट देना पड़ता है, राइट? तो स्पेसिफिक हीट होता है। अगर मैं पूरे स्पेसिफिक हीट होता है 1 ग्राम का चेंज कराने के लिए, अच्छा, ठीक है? थर्मल कैपेसिटी अगर मैं पूरे बॉडी का 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर चेंज कराऊं तो उसको मैं थर्मल कैपेसिटी से रिप्रेजेंट करूंगा। सर आपने क्या बताया स्टार्टिंग से बताना। हाँ, थर्मल कैपेसिटी डिफिनेशन लिख लो, तुमको पता चल जाएगा। अमाउंट ऑफ हीट, amount of heat required to raise the temperature of the whole body by 1 degree Celsius or 1 Kelvin is called thermal capacity. Thermal capacity. सर ये हीट कैपेसिटी वही है ना? हाँ, हीट कैपेसिटी है बेसिकली। तो मतलब एक बॉडी को तुमको 1 डिग्री सेल्सियस से चेंज करा तो जितना हीट रिक्वायर्ड होगा, इतना सिंपल सा डिफिनेशन है। इसमें तुमको कुछ वैल्यू याद नहीं रखना है, बस डिफिनेशन याद रखना। सेकंड, स्पेसिफिक हीट, या फिर ग्राम स्पेसिफिक हीट लिख लो, ज्यादा बेटर है। ग्राम स्पेसिफिक हीट, amount of heat required to raise the temperature of 1 gram of a substance by 1 degree Celsius or 1 Kelvin। इसको हम लोग कौन से अल्फाबेट से रिप्रेजेंट करेंगे? यस, Yes. एस या सी? मोस्टली हम लोग एस यूज कर C. लेते हैं, मोस्टली एस यूज कर लेते हैं फिजिक्स में। सी भी यूज कर सकते हो। तो सी तो मोलार के लिए है ना? मोलर के लिए ज्यादा बेटर है। नहीं, मोलर के लिए एम डालते हैं बस C को। ठीक है, फिजिक्स में हम लोग एस यूज कर लेंगे, कंफ्यूजन नहीं रखेंगे, क्योंकि एचसीएल में एस यूज कर रहा है। तुम सी भी यूज कर सकते हो, बट तो ध्यान से। सर एंट्रोपी के लिए आप क्या यूज करें? एंट्रोपी में कैपिटल एस यूज करेंगे। वैसे एक ही चीज यूज करने में तो क्या दिक्कत है? मैं ऐसे यूज कर लूं एंट्रोपी के लिए भी तो भी कोई दिक्कत नहीं है ना? ठीक है सर, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर देखो कि क्या थर्मल कैपेसिटी किससे रिप्लेस? नहीं, आवाज नहीं आई तुम्हारी। सर वैसे वो एस लिखा ना आपने, उससे थर्मल थर्मल कैपेसिटी कैपेसिटी तुम सी लिख सकते हो, म्यू सी लिख सकते हो, कुछ भी, म्यू टाइम्स ऑफ सी या फिर एम टाइम्स ऑफ सी। अच्छा, अब देखो यहाँ पे 1 ग्राम को 1 डिग्री सेल्सियस से चेंज कराने के लिए मुझे जो हीट चाहिए दैट इज एस। 1 ग्राम को 1 डिग्री सेल्सियस से। अच्छा, हीट को हम लोग कौन सा अल्फाबेट से रिप्रेजेंट करेंगे? क्यू। क्यू। तो 1 ग्राम को 1 डिग्री सेल्सियस से हमें एस हीट चाहिए। तो अगर हमारे पास एम ग्राम हो
उसको 1 डिग्री सेल्सियस चेंज कराने के लिए मुझे कितना हीट चाहिए, m टाइम्स ऑफ s। और अगर हमारे पास m ग्राम हो और हमें डेल्टा टी से टेम्परेचर चेंज कराना है तो मुझे कितना हीट चाहिए होगा, ms डेल्टा टी। तो एक फॉर्मूला हमारे पास बन गया Q इक्वल टू ms डेल्टा टी। तो अगर हमें m ग्राम ऑफ सब्सटेंस को डेल्टा टी से टेम्परेचर चेंज कराना है तो अब हीट रिक्वायर्ड विल बी ms डेल्टा टी। अब यहाँ पर दो वैल्यूज हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, जैसे ग्राम स्पेसिफिक हीट या फिर हम लोग सीधा इसको स्पेसिफिक हीट ही लिखते हैं। तो दो वैल्यूज हमें याद रखना है, दैट इज स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर कितना होता है, 4 डिग्री सेल्सियस, 4 डिग्री क्या है? सेल्सियस, नहीं, 4 डिग्री सेल्सियस। अगर मैं बस ऐसा बोल लूं, नहीं नहीं स्पेसिफिक हीट पूछ रहा हूँ, टेम्परेचर नहीं। सर क्यू क्या है? Q इज हीट, यहाँ लिखा ना, स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर। तो अब डिपेंड करेगा ये कौन से फेज में है। जैसे लिक्विड फेज में होता है 1 कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेल्सियस। मतलब 1 ग्राम को 1 डिग्री सेल्सियस से मुझे अगर टेम्परेचर चेंज कराना है तो मुझे हीट देना पड़ेगा 1 कैलोरी, एंड 1 कैलोरी इज इक्वल्स टू हाउ मच जूल, 4.18। 4.18 जूल। फॉर कैलकुलेशन वी विल टेक 4.2 जूल। अच्छा, इसको मैं अगर पर केजी में कन्वर्ट करूं तो ये क्या बनेगा, 1000 कैलोरी पर केजी, मतलब 1 किलो कैलोरी पर केजी डिग्री सेल्सियस। या फिर इसको मैं अगर मैं जूल में कन्वर्ट करूं तो ये क्या बनेगा, 4.18 जूल, 4.18 जूल पर ग्राम डिग्री सेल्सियस, या फिर 4.18 किलो जूल पर केजी डिग्री सेल्सियस। तो मोस्ट ऑफ द टाइम तुम बस ये डाटा याद रखो, बाकी सारे डेटा तो तुम तुरंत में लिख सकते हो। और ये डेटा हमें याद रखना है। डन। नेक्स्ट डेटा तो हमें याद रखना है, दैट इज स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर, स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर इन आइस फेज, दैट इज 0.5 कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेल्सियस। इसको भी अलग अलग यूनिट में तुम कन्वर्ट कर सकते हो। एंड स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर in steam phase is 0.48 कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेल्सियस। इसको मैं कैलकुलेशन के लिए अगेन 0.5 लेके चल लूंगा। ये तीनों डेटा हमें याद रखना है। डन। किसी को कोई दिक्कत? मेरी आवाज आ रही है ना? Yes. ठीक है, अब दो टॉपिक मैं स्किप कर रहा हूँ, दैट इज मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर एंड मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। स्किप कर सकता हूँ? सर मोलर ब्रीफ स्पेसिफिक, कैप दे दो ना। ओके, मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर, या फिर पहले मोलर स्पेसिफिक हीट लिख लो। तो मोलर इसमें स्पेसिफिक हीट बस क्या वही होता है? प्रूफ करते हैं ना, Cp माइनस Cv इक्वल टू R। और नहीं, हाँ, एक चीज वो प्रूफ कर लेते हैं, फिर Cp इक्वल टू गामा आर अपॉन गामा माइनस 1, Cv इक्वल टू आर अपॉन गामा माइनस 1।
या फिर डिग्री ऑफ फ्रीडम बाय 2 into r, डिग्री ऑफ फ्रीडम बाय 2 + 1 into r। अच्छा डिग्री ऑफ फ्रीडम वाला आता है सर, हो ठीक गया। है ना। तो मोलर स्पेसिफिक क्या होता है, यहाँ पर मैं मास के लिए किया हूँ, वैसे 1 मोल को 1 डिग्री सेल्सियस से टेम्परेचर चेंज कराने के लिए कितना चाहिए होगा। तो सेम डेफिनेशन जस्ट में आई थिंक ये तुम लोगों को पता है, केमिस्ट्री में हो चुका है राइट। अरे यार सर आप वो गामा -1 वाला पार्ट क्या बोल रहे थे? हाँ ओके, वो मैं डिफाइन कर देता हूँ। तो मोलर स्पेसिफिक हीट इज अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 मोल ऑफ ए सब्सटेंस। इसको जनरली हम लोग सी से रिप्रेजेंट करते हैं मोलर स्पेसिफिक हीट में। 1 मोल ऑफ ए सब्सटेंस by 1 degree Celsius। अगेन सेम डेफिनेशन, सीपीसीबी स्किप करूं या बता दूं डेफिनेशन? सर किसका? स्किप कर सकते हैं ना। सर किसका डेफिनेशन? The constant CP। pressure और सीपीसीबी, हाँ सर स्किप करो। हाँ सीपी और सीवी, ठीक है। मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर, एट कांस्टेंट प्रेशर दैट इज सीपी। और ये तुम्हें पता है डिग्री ऑफ फ्रीडम बाय 2 + 1 into r राइट। हाँ सर ये याद है। Similarly molar specific heat, so basically amount of heat required to raise the temperature of a 1 gram of a substance by 1 degree Celsius at constant pressure, that is Cp। और वहीं पर at constant volume का बात करोगे तो वो क्या हो जाएगा, Cv। at constant volume ये होता है Cv और ये बनता है डिग्री ऑफ फ्रीडम। डिग्री ऑफ फ्रीडम में कोई दिक्कत नहीं है, डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना होता है ऐसा? सर मुझे सर डिग्री तीन ऑफ पॉसिबल सर वैल्यू एक बार वापस देखो। एक मिनट, एक करके डिग्री ऑफ फ्रीडम में क्या? सर उसमें थोड़ा प्रॉब्लम है डिग्री ऑफ हाँ सर। अच्छा ठीक है, चलो डिग्री ऑफ फ्रीडम में देख लेते हैं। और यहां से मुझे क्या दिख रहा है, Cp - Cv = R। और हमें ये भी पता है गामा = Cp/Cv। गामा इज कोएफिशिएंट ऑफ एडियाबैटिक एक्सपेंशन। एडियाबैटिक क्या होता है? Q = 0। Q = 0। तो देखो वही सब चीज रिपीट हो रहा है जो तुमने केमिस्ट्री में पढ़ चुके हो। हाँ यहाँ से मैंने एक रिलेशन बोला था कि देखो Cp - Cv इज R एंड गामा इज Cp/Cv। तो मैं Cp को पुट कर सकता हूँ गामा टाइम्स ऑफ Cv, तो गामा टाइम्स ऑफ Cv - Cv = R, और दिस इम्प्लाइज Cv = R/, गामा -1। एक ये फॉर्मूला है हमारे पास। और Cp = गामा टाइम्स ऑफ Cv, तो Cp = गामा R/, गामा -1। सर ऊपर स्क्रॉल कीजिए ना एक बार। हाँ सर हम जो ये सीपीसीबी वैल्यू लेंगे उसमें भी हम लोग वाइब्रेशनल वाला इग्नोर मारेंगे ना, हाँ मैं आ रहा हूँ उस पर, डिग्री ऑफ फ्रीडम पे आ रहा हूँ। क्योंकि केमिस्ट्री में उसको इग्नोर करके सारी 3 वैल्यूज मिलेगी। हाँ तो तुमने डिग्री ऑफ फ्रीडम को 3, 5 और 6 लिया होगा। तो अगर तुमने हाँ क्वेश्चन में सर मेंशन कर रखा है कि एट वेरी हाई टेम्परेचर, तब फिर तुम वाइब्रेशन में इंक्लूड करोगे। सर वो टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम 3n होता था ना, n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। n-, वो डिपेंड करेगा ना कौन सा गैस है, मोनोएटॉमिक है, डायटोमिक है, ट्राइएटॉमिक है। हाँ सर वो डायटोमिक के लिए n वाइब्रेशनल नंबर ऑफ लेते हैं। एटम्स के लिए था। ओके चलो ठीक है, अंदर देखते हैं अभी डिग्री ऑफ फ्रीडम।
डिग्री ऑफ फ्रीडम, आई थिंक ये काफी बार हो चुका होगा, DOF। तो जैसे मोनो एटॉमिक है, सर काफी बार नहीं, एक बार बस पढ़ा था उन्होंने सर में। ओके में था। ठीक है, चलो ये मोनो एटॉमिक है। थोड़ा हाँ। सा क्वेश्चन कीजिए एक बार, जस्ट एक बार। वो बस फॉर्मूला डिराइव करने में यूज आता है बस, बाकी हो गया सर, हो गया है। Okay. तो मोनो एटॉमिक है तो ये एक्स एक्सिस के अलोंग मूव कर सकता है, वाई एक्सिस के अलोंग मूव कर सकता है, और जेड एक्सिस के अलोंग मूव कर सकता है। तो इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है 3। ट्रांसलेशन, अगर डायटोमिक है तो ये डायटोमिक मॉलिक्यूल का अगर बात करें तो ये एक्स एक्सिस के अलोंग मूव कर सकता है, वाई एक्सिस के अलोंग मूव कर सकता है, जेड एक्सिस के अलोंग मूव कर सकता है। तो ये 3 हो गया, 3 ट्रांसलेशन 2 रोटेशन। प्लस, हाँ अब देखो एक्स एक्सिस के अबाउट रोटेट करेगा तो कोई फायदा है, कुछ चेंज हुआ? इसके अबाउट अगर रोटेट किया तो कोई फायदा नहीं है, ओरिएंटेशन वही का वही रहेगा। पोजीशन सेम ही रहेगा। हाँ, तो इस एक्सिस के अबाउट रोटेट कर सकता है या इस एक्सिस के अबाउट रोटेट कर सकता है। तो +2 रोटेशन, जिसका डिग्री ऑफ फ्रीडम हम लोग 5 लेंगे। सर वाइब्रेशन का कितना प्लस करेंगे अगर वाइब्रेशन का हम लोग 2 ऐड करते हैं। हम लोग से वापस से विजिट करेंगे नेक्स्ट वाले चैप्टर में, स्पेसिफिक हीट वाले चैप्टर में ज्यादा डिटेल से। फिर ट्राइएटोमिक का, ट्राइएटोमिक में 2 केस बनता है, ट्राइएटोमिक लीनियर। तो लीनियर वाले में अगेन देखो 3 ट्रांसलेशन होगा, 3 ट्रांसलेशन और 2 रोटेशन, क्योंकि एक्स वाले एक्सिस के अबाउट रोटेट करेंगे कोई फायदा नहीं है, तो इसका भी 5 ही होगा। और अगर ट्राइएटोमिक नॉन लीनियर का बात करें, ट्राइएटोमिक नॉन लीनियर, तो इसका कितना होगा? इसका 6 हो जाएगा, 3 ट्रांसलेशन +2 रोटेशन, सॉरी +3 रोटेशन। सर नॉन लीनियर में हम लोग माइनस भी करते हैं ना कुछ? नहीं, सर वो डायटोमिक वाला दिखाइए ना एक बार ऊपर। हाँ जो ट्राइएटोमिक में क्या होगा, ये ट्रांसलेशन तो दिख रहा है 3 एक्सिस के अबाउट, है ना? ये इस एक्सिस के अबाउट भी रोटेट कर सकता है, ऐसा भी रोटेट करेगा तो फायदा है, और जेड एक्सिस के अबाउट भी रोटेट करेगा तो भी फायदा है, हमेशा चेंज होगा। और अगर तुमको क्वेश्चन में लिख रखा है वेरी हाई टेम्परेचर, तुम लोग क्या करेंगे, सारे में 2 ऐड कर देंगे वाइब्रेशन के लिए। डन। सर 1 मिनट। सर सब में 2 ऐड करेंगे। हाँ, सब में 2 ऐड करेंगे। उसमें एक टर्म होता है, जैसे 2 वाइब्रेशन का 2 ऐड किए ना, एक होता है उसमें काइनेटिक एनर्जी टर्म और एक होता है उसमें पोटेंशियल एनर्जी टर्म। क्योंकि जब टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो पार्टिकल वाइब्रेट करेगा तो उसमें काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा, तो एक काइनेटिक एनर्जी के कारण ऐड होता है, और उन दोनों के बीच का सेपरेशन चेंज होता है, तो एक टर्म ऐड होता है पोटेंशियल एनर्जी के कारण। तो वाइब्रेशन में जैसे मोनो एटॉमिक है तो उसका डिग्री ऑफ फ्रीडम 5 हो जाएगा, डाइएटॉमिक का 7 हो जाएगा, ट्राइएटॉमिक लीनियर 7 हो जाएगा, ट्राइएटॉमिक नॉन लीनियर 8 हो जाएगा। हाँ 8 हो जाएगा।
Then at high temperature, we add 2 in degree of freedom due to vibration. One term is ये वाला चीज कभी यूज नहीं होगा तुम्हारा कि एक टर्म काइनेटिक एनर्जी टर्म है एंड अदर इज पोटेंशियल एनर्जी टर्म, बट फिर भी याद रखना कभी पूछ सकता है. सर वो वहाँ ट्रायोटोमिक नॉन लीनियर में तीनों जगह पे हो रहा है ना रोटेशन. हाँ, तीनों एक्सिस के बोथ रोटेशन होगा, आई एक्स, आई वाई, आई जेड. ठीक है, तो फिर वो 3n नेक्स्ट वाला था. क्या क्या सर हमें केमिस्ट्री में बताया था सर ने कि टोटल डीओ 3n लेते n नंबर ऑफ एटम्स लेते थे. हाँ, तो मतलब तो वहाँ वो हिसाब से कह दिया कि वाइब्रेशन मतलब जितना होगा उतना जो बचा होगा वो ले लेंगे ऐसा. नहीं, वहां पर क्या हो रहा है ना कि जब तुम 3n बोल रही हो, तुम ये बोल रही हो कि मोनोएटॉमिक है. तुमने वो पढ़ा होगा 3/2 kBt, ऐसा कुछ हाँ केमिस्ट्री में सर. पढ़ा होगा. यस. ठीक है, तो पर एक्सिस के लॉन्ग उसका जो एनर्जी होता है ना एक एटम का, वो होता है kBt/2, और 3 एक्सिस है इसलिए 3 टाइम्स ऑफ kBt/2, जो बोल्ट्जमैन कांस्टेंट वाला पढ़ी थी R/Na. हाँ सर वो तो अलग है बट ये भी था 3n. 3 टाइम्स ऑफ n. हाँ ठीक है, सर. टोटल अगर तुम मोनोएटॉमिक ले रही हो तो एक एटम के लिए 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम होगा, तो 2 एटम के लिए ऐसा कुछ बोल रही हो. हाँ 2 के लिए 6, 3 के लिए 9 ठीक है, ऐसे. ठीक है, वो तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है. तो वहां पर ऐसे भी जब तुम बात कर रहे हो इसका सीवी का, यहाँ पर जब तुम सीपी और सीवी का बात कर रहे हो, डिग्री ऑफ फ्रीडम बाई 2 इंटू आर, या फिर डिग्री ऑफ फ्रीडम बाई 2 + 1 इंटू आर, तो यहाँ पर तुमने एक मिनट रुक जाओ. तो यहाँ पर जब हम लोग हीट का बात करेंगे तो Q इक्वल टू एन सीपी डेल्टा टी होता है. ठीक है, अब यहाँ पर मैंने Na से डिवाइड नहीं किया, तो वो मोल में कन्वर्ट कर दिया, और n से मल्टीप्लाई किया, मतलब नंबर ऑफ मोल्स. फॉर्मूला लिखता हूँ. जैसे मान लो एक मोल को एक मोल को 1 डिग्री सेल्सियस से चेंज कराने के लिए मुझे जो हीट रिक्वायर्ड था, दैट इज सीपी एट कांस्टेंट प्रेशर, राइट. तो अगर n मोल होगा और t डिग्री सेल्सियस से चेंज कराना होगा, तो मुझे कितना हीट चाहिए होगा, n सीपी डेल्टा टी. अभी दो क्या बना, n इंटू डिग्री ऑफ फ्रीडम बाई 2 + 1 इंटू आर इंटू टी. अब यहाँ पर Na से मैंने डिवाइड नहीं किया है, देखो आर ही है, तो वो सारे चीज को फैक्टर में ले लिया गया है यहाँ पर. यहाँ पर n जो है वो नंबर ऑफ मोल्स है. तो नंबर ऑफ मोल्स को अगर तुम मान लो तुम्हारे पास n एटम्स है, तो n एटम्स का क्या होगा, n इंटू क्या बताइए f. लेट्स से मैं मोनोएटॉमिक बात कर रहा हूँ. ठीक है, आई थी. तो मोनोएटॉमिक अगर मैं बात कर रहा हूँ तो उसके लिए क्या होगा, एक एटम का 3/2 इंटू R/Na इंटू टी होगा, राइट, एट कांस्टेंट वॉल्यूम. हाँ. ठीक है, अगर एक एटम का ये है, तो Na एटम का क्या होगा, मतलब 1 मोल का क्या होगा, 1 मोल का 3/2 इंटू R/Na इंटू टी इंटू Na.
राइट। ये एन कैंसिल आउट हो गया, ये देखो क्या बन गया 3/2 RT। ये मैं कांस्टेंट वॉल्यूम पे बात किया था। अब देखो ये सीवी वाले फॉर्मूला से क्या बन रहा है, 1 मोल का एन, सीवी इज डिग्री ऑफ फ्रीडम बाई 2 इंटू आर इंटू टी। देखो यहाँ से भी वही बन रहा है, गॉट इट। सर वो ठीक है, बट मेरे ख्याल से वो ये पूछ रही थी कि हमें केमिस्ट्री में ये पढ़ाया था कि टोटल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम 3 इंटू एन रहते हैं, जिसमें एन जो रहता है वो नंबर ऑफ एटम्स मॉलिक्यूल में रहते हैं। तो ठीक है, तो केमिस्ट और हाँ वाइब्रेशन को नेग्लेक्ट करते हैं, बट आपने कहा हाई टेम्परेचर पर वाइब्रेशनल को इंक्लूड करना है, तो सीधे हाँ हाई टेम्परेचर पे डिग्रीज ऑफ फ्रीडम 3 इंटू एन हो जानी चाहिए ना। फिजिक्स है सर भाई। क्योंकि नहीं आपने जो ट्राइएटॉमिक जो तुम बॉन्ड बोला 3 + हाँ 3 और फिर बोला हम्म, कि वाइब्रेशनल के लिए 2 ऐड कर दीजिए तो 8 हो जाता है। हमें हाँ 8 हो केमिस्ट्री जाएगा। 3n हो जाता है टोटल, तो ट्राइएटॉमिक में 3 है तो n 3 हो गया, मेरा तो 9 हो गया। तो लेकिन 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 ये जो 3n है, ये कब वैलिड है, ये हाई टेम्परेचर में वैलिड है? हाँ सर, उसके लिए बताया था। के लिए बोला था। नहीं, डिग्री ऑफ फ्रीडम एट हाई टेम्परेचर नॉन लीनियर का 8 होगा। चलो ठीक है, एक बार मैं नेक्स्ट डिस्कस करूंगा फिर उस पर। वैसे ये हम लोग का जो वाइब्रेशन होता है ना, उसका 2 ऐड करता है हमेशा एट हाई टेम्परेचर पे, और वो 8 बनता है। फिजिक्स में तुमको बस इतना यूज पड़ेगा कि हाई टेम्परेचर है या नहीं है, और हाई टेम्परेचर का भी रेयरली यूज पड़ेगा सीपीसीवी निकालने के लिए, बस मोनो एटॉमिक है, डाई एटॉमिक है या ट्राई एटॉमिक है, बस उसका यूज पड़ेगा फिजिक्स में। केमिस्ट्री में एक बार पूछ लेना गुरु सर से या बिना सर से। फिजिक्स में बस इतना होगा कि मोनो एटॉमिक है तो डिग्री ऑफ फ्रीडम 3, डाई एटॉमिक है 5, ट्राई एटॉमिक लीनियर 5, ट्राई एटॉमिक नॉन लीनियर 6, बस। ठीक है, नेक्स्ट हेडिंग दो, लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। ये क्या होता है? मैं इसको एल एफ से रिप्रेजेंट करूंगा, सबस्क्रिप्ट में एफ है। ये क्या होता है? सर सॉलिड से लिक्विड स्टेट चेंज करने के लिए सॉलिड से लिक्विड स्टेट चेंज करने के लिए। तो अमाउंट ऑफ हीट required to convert 1 gram of a substance, 1 gram of a substance from its solid state to liquid state at its melting point. At its melting point. ये इंपॉर्टेंट है, मेल्टिंग पॉइंट पे ही मुझे चेंज करना है, टेम्परेचर चेंज नहीं करेगा उसमें। और ऐसा भी लिख सकते हो, अमाउंट ऑफ हीट लिबरेटेड या फिर रिलीज्ड व्हेन 1 ग्राम ऑफ लिक्विड इज कन्वर्टेड इनटू आइस। सर मेल्टिंग पॉइंट के डेफिनेशन में जो प्रेशर रहता है वो 1 atm रहता है कि 1 bar 1 रहता atm है? 1 atm हम लोग लेंगे। सर क्या? नहीं, मैं तुमको डेटा दे रहा हूँ ना डायरेक्टली, जैसे लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन जब हम लोग यूज करेंगे, हम लोग का हमेशा क्या होगा, आइदर तुमको डेटा दिया होगा या फिर तुमको वाटर दिया होगा। तो वाटर के लिए हम लोग कितना यूज करेंगे, दैट इज 80 कैलोरी पर ग्राम, या फिर 80 किलो कैलोरी, अगेन यूनिट कन्वर्सन, पर केजी, या फिर 80 इंटू 4.18 जूल पर ग्राम। तो 80 इंटू 4.18 कितना आ रहा है, 30
334.4 या फिर 336 जूल पर ग्राम। फोर पॉइंट टू से अगर लिया तो या फिर 336 किलो जूल पर केजी, या फिर 60, छोड़ो इसको, जरूरत नहीं पड़ेगा। तो तुमको वाटर के लिए डेटा हो सकता है नहीं दिया जाए, बाकी सर ये चीजों के लिए 336 कहाँ से लिखा? 80 into 4.2, 1 calorie is 4.2 जूल ना, अच्छा guys, ओके। तो 80 into 4.2 is 336। तो अगेन अगर 1 ग्राम है, 1 ग्राम है तो हमें हीट रिक्वायर्ड कितना है? हीट रिक्वायर्ड इज LF। तो अगर m ग्राम होगा तो हमारे पास हीट रिक्वायर्ड जो होगा वो होगा m टाइम्स ऑफ LF। तो Q इक्वल टू m टाइम्स ऑफ LF लिख सकते हैं फॉर फेज चेंज। फॉर फेज चेंज सॉलिड टू लिक्विड और लिक्विड टू सॉलिड और लिक्विड टू सॉलिड। डन। अगेन ये डेटा याद रखना है, 80 कैलोरी पर ग्राम। और कैलोरी में याद रखना ज्यादा आसान है सारे डेटा। जैसे स्टीम का 0.48 था हाँ सर। स्पेसिफिक हीट, लिक्विड का 1 और आइस का 0.5। नेक्स्ट हेडिंग दो, latent heat of vaporization। latent heat of vaporization, इसको मैं कैपिटल L और सबसे मैं V से रिप्रेजेंट करूंगा। तो ये क्या होगा? अमाउंट ऑफ हीट, It's a vapor. हाँ, सर रिक्वायर्ड वो सेम डेफिनेशन बस, लिक्विड टू गैस। टू कन्वर्ट 1 ग्राम of a substance from its liquid state to vapor state at its boiling point। अगेन इसका डेटा तुमको दिया होगा बट वाटर के लिए नहीं दिया होगा। सो फॉर वाटर latent heat of vaporization is 540 calorie per gram। 540 किलो कैलोरी पर केजी, या फिर 540 into 4.2, 2260 जूल पर ग्राम, 2260 किलो जूल पर केजी। ये डेटा याद रखेंगे। डन। No, sir. ओके, नोट कर लो, फिर एक क्वेश्चन करते हैं। तो क्वेश्चन 1, हमारे पास है आइस एट -20 डिग्री सेल्सियस, 10 ग्राम ऑफ आइस एट -20 डिग्री सेल्सियस। मुझे इसको लिक्विड में कन्वर्ट करना है एट 80 डिग्री सेल्सियस। हीट रिक्वायर्ड कितना होगा?
थोड़ा ऊपर स्क्रॉल कीजिए ना बस। हाँ, और बस जस्ट वेटिंग रूम में क्या? सर 1800 कैलोरीज है क्या? पता नहीं, डेटा मैंने अपने से दिया, सॉल्व कर, बाकी लोग भी सॉल्व कर दो क्या आ रहा है। और किसी का आंसर? सर आप एक बार एकदम स्क्रॉल अप कर सकते हैं क्या सबसे फर्स्ट पेज पर? हाँ, हो गया सर, थैंक यू। और किसी का आंसर कुछ? सर मुझे सर, हम लोग इस 44 चैप्टर में जितना 24 नहीं सर 44 पॉइंट सॉरी 2 किलो जूल्स आ रहा है, किलो कैलोरीज आ रहा है। ओके, और किसी का? सर एक मिनट। सर 980 कैलोरी। 980 कैलोरीज। तो सबसे पहला स्टेप क्या होगा? स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले ये आइस एट -20 डिग्री सेल्सियस से सर कहाँ आइस का कन्वर्ट होगा? कितना होता है? 0.5। 0। हाँ, तो सबसे पहले आइस एट -20 से आइस एट 0 डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट होगा। फिर उसके बाद कहाँ जाएगा ये? 980। लिक्विड एट 0 डिग्री सेल्सियस, और फिर उसके बाद यस लिक्विड एट 80 डिग्री सेल्सियस। मुझे 80 पे पहुंचाना था ना। हाँ, तो हम लोग हर बार जो इस चैप्टर में हम लोग हर बार वर्टिकल कैलकुलेशन करेंगे। हॉरिजॉन्टल मतलब हर बार तुम क्या कर रहे हो, हॉरिजॉन्टली सॉल्व कर रहे हो इधर से उधर। इस बार हम लोग हर बार वर्टिकल स्टेप्स में सॉल्यूशन पे आएंगे। वर्टिकल हमारा हमेशा आसान पड़ेगा। जैसे इसमें पहला स्टेप, इसमें मैं क्या फॉर्मूला लगाऊं? Q इक्वल टू MSDT। MS डेल्टा टी, NS क्योंकि आइस है तो MSDT M S ऑफ आइस इंटू डेल्टा टी। मास कितना दिया हुआ था? 10 ग्राम। और स्पेसिफिक 10 हीट ऑफ ग्राम आइस मुझे पता है 0.5 इंटू 0.5 20। कैलोरी तो पर ये कितना आ गया? 100 कैलोरीज। 100 कैलोरीज। नेक्स्ट, यहाँ पर क्या हुआ? फेज चेंज हुआ, तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा? MLF। M इंटू एल एफ। तो आइस से लिक्विड में चेंज हुआ तो M इंटू एल एफ। M इज 10 ग्राम
एंड LF इज 80 80। तो यहाँ पे मुझे कितना एनर्जी चाहिए? 800 कैलोरीज। नेक्स्ट क्या हुआ? Q equal to MHDT. M S of liquid phase into delta T. That is M is 10, S liquid is 1 into 80. That is 800 calories. Right? कोई दिक्कत? नो सर तो टोटल हीट रिक्वायर्ड क्या आ गया? 1700 कैलोरीज 1700 1700 calories. फाइन, इजी था। यस सर हाँ एक और ऐसा क्वेश्चन करें? यस सर 10 Yes, ग्राम sir. तो 1 मिनट इसका क्वेश्चन दो ना। हाँ सर, हो गया। हो गया? ठीक है, तो एक और क्वेश्चन करते हैं, फिर इसका ग्राफ प्लॉट करते हैं कि क्या हो रहा है। एक और क्वेश्चन करो, मैं क्वेश्चन में पूरा ले लेता हूँ। लेट्स से हमारे पास 30 ग्राम ऑफ आइस है एट -30 डिग्री सेल्सियस। मुझे इसको कन्वर्ट करना है स्टीम एट 120 डिग्री सेल्सियस। स्टीम का 0.48 लेना। सर आपने स्टीम में कंडीशन क्या बताई? क्या? सर आपने वो 0.48 क्या बोला? स्टीम का स्पेसिफिक हीट मैंने 0.48 बोला था, तो और कैलकुलेशन के लिए 0.5 बोला था ना, यस तो सर भाई 0.48 लेके ही चलना हाँ, आगे। ओके सर आइस का एग्जैक्टली 0.5 होता है। हाँ, ऐसा एग्जैक्टली 0.5 होता है। मतलब अगेन वो स्पेसिफिक हीट जो होता है ना, वो थोड़ा बहुत टेम्परेचर पे वैरी करता है, बट ऑन एन एवरेज हम लोग और अप्रोक्सीमेटली सॉल्ट बोले जाते हैं। कॉन्सेंट्रेशन पे भी। क्या? सर सॉल्ट कितना है पानी में उस पे भी। हाँ, उसमें वैरी करता है। मैं तुमको एक ग्राफ बनाता हूँ इसके बाद कि स्पेसिफिक हीट वर्सेस टेम्परेचर का ग्राफ कैसा होता है, अप्रोक्स ग्राफ। So 2225. 22.35 किलो कैलोरीज। एक है 22.35, एक है 22.25।
और किसी का? 22.35 के अराउंड ही है। 2.35। सर आपने ग्राम स्पेसिफिक हीट और मोलर स्पेसिफिक हीट के बीच में कुछ लिखवाया था क्या? आई डोंट थिंक सो। नहीं, उसका डेटा सब लिखवाया था बस कि डेटा तुमको कितना लेना है, ये ग्राम स्पेसिफिक हीट और फिर मोलर स्पेसिफिक हीट। ओके सर, थैंक यू। हाँ चलो स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते हैं, इसमें कैलकुलेशन करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास आई सेट -30 है। ये कहाँ जाएगा? आई सेट 0। उसके बाद फिर लिक्विड एट 0 फेस चेंज होगा। सर उसके बाद फिर 22,338 कैलोरीज है क्या आंसर? पता नहीं यार, सॉल्व करता हूँ। लिक्विड एट 100, फिर फेस चेंज होगा, स्टीम एट 100 एंड देन स्टीम एट 120 था ना, 120। तो पहले वाले प्रोसेस के लिए फॉर्मूला क्या होगा? Q इक्वल टू M S डेल्टा T। मास कितना दिया था? 30 ग्राम। तो 30 इंटू 0.5 इंटू 30, that is 450 calories, right? Next is Q equal to M into LS, that is 30 into 80, that is 2400 calories. Next यहाँ से लिक्विड है, that is Q equal to M S of liquid into delta T, that is 30 into 1 into 100, that is 3000 calories. नेक्स्ट यहाँ पर फेस चेंज हुआ तो Q इक्वल टू क्या फॉर्मूला लगेगा? M इंटू LV, दैट इज 30 इंटू 540। 54 3 कितना होगा? 162। यस सर। 00 कैलोरी। और नेक्स्ट लास्ट स्टेप में Q इक्वल टू M S ऑफ स्टीम इंटू डेल्टा T, दैट इज 30 इंटू 0.48 इंटू 20। 48 इंटू 2 इज 96। तो ये बन जाएगा 9.6 इंटू 30, 288। 288। ओके, तो इन सब का समेशन दैट इज 16200 प्लस 3000, दैट इज 19200। 19200 प्लस 400, 19600। 21600 प्लस 450, 21600 प्लस 450, दैट इज 2250। 450 ना, 2250 और प्लस 288। इतना आ रहा है क्या आंसर? हाँ सर। 22338। यस सर। ठीक है। सर वो 0.48 की जगह 0.5 लिया था तो इसीलिए थोड़ा सा हाँ डिफरेंस। ठीक है, वो सर चलेगा चलेगा। So total heat required is 22388 ना, 22388 calories। सर 338 है। अच्छा 338, 22338 calories। इसको जूल में भी कन्वर्ट कर सकता हूँ इस रिक्वायर। अच्छा अगर मैं इसी चीज़ का ग्राफ देखूं, इसमें कुछ चीजें कुछ नोट करना है? नोट कर लो, फिर मैं ग्राफ दिखाता हूँ इसका कैसा है। नो सर। नो सर। सिंपल सा है, काफी सिंपल है। ठीक है, तो अगर मैं इससे ग्राफ प्लॉट करूं Q वर्सेस T, तो बताओ कैसा आएगा? Q मतलब हीट पहले वो सप्लाइड वर्सेस टेम्परेचर। एक कर्व आएगा, वेरी गुड। कैसा कर्व आएगा? अपवर्ड ये तो मुझे ही गोइंग, पता है। क्या? अपवर्ड गोइंग। ओके, स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। नहीं इनिशियली लेट्स से -30 डिग्री, एक मिनट रुक जाओ।
ग्राफ बीच का बीच में एक्सिस वो लेटेंट zigzag line वाले आएगी ना, फ्लैट हो zigzag जाएगा line, वेट 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 zigzag वेट line आएगी। बस कर्व नहीं आएगा ना। एक मिनट कौन सा एक्सिस पे क्या लें? इस एक्सिस पे टेम्परेचर लो, इस एक्सिस पे हीट लो, ज्यादा बेटर है। zigzag line हाँ, आएगी। तो सबसे पहले ये -30 डिग्री सेल्सियस पे था। अब मैंने इसको हीट दिया, इसका टेम्परेचर बढ़ा, बढ़ते बढ़ते कहाँ तक पहुंचा? 0 डिग्री सेल्सियस जीरो था। 0 डिग्री सेल्सियस तक। उसके बाद क्या हुआ? फ्लैट होगा सर, जब तक वो लिक्विड में कन्वर्ट होता है। उसके जब तक वो लिक्विड में नहीं कन्वर्ट हुआ, वर्टिकल होगा। ग्राफ फ्लैट हो गया, राइट? यस, इसके बाद क्या हुआ? उसके बाद फिर वापस से नहीं inverted सर होगा। वर्टिकल होगा ना। टेम्परेचर तो करते हैं। अच्छा नहीं वेट वर्टिकल। वेट सर वेट क्यों नहीं, नीचे लेना था आपको? हमने क्यों सर नीचे टी लेना था? हाँ। वाई सर एक्सिस एक Q को मिनट नीचे प्लॉट ले लो, करना। T ऊपर ले लो। हाँ एक मिनट एक मिनट Something is- अगर मैं टी को इधर लूं तो ज्यादा सही है क्या? हाँ, अब सही ऐसा ले लो। हाँ सर। तो फिर सर, -30 पे था। अब मैंने हीट दिया, लेकिन टेम्परेचर क्या है? अभी भी 0 पे ही है, टेम्परेचर चेंज हुआ नहीं, राइट? इसके बाद क्या होगा? हाँ इंक्रीज होगा हीट, वापस Okay. टेम्परेचर नीचे सॉरी। होगा। इंक्रीज होगा। कौन सा होगा? ये वाला ग्राफ होगा या फिर ये वाला ग्राफ होगा? सर पर्पल वाली लाइन होगी। पर्पल सर वाला, वो मालूम क्यों? मैजेंटा वाला। क्यों? क्योंकि उसके बाद डायरेक्टली गैसेस बनने की सर सोच, ज्यादा होता है ना उसका प्लेस। नहीं है। सर एक्चुअली वाइब्रेशन नहीं, ज्यादा ग्रीन होंगे। वाली होगी क्योंकि हीट कैपेसिटी बढ़ गई है ना, तो अब सेम अमाउंट ऑफ हीट देने से टेम्परेचर कम बढ़ेगा, तो स्लोप जो है वो फ्लैटर हो ओके, जाएगा। ठीक है, सही। तो Q इक्वल टू, हमारा फॉर्मूला क्या है? Q इक्वल टू ms डेल्टा T। तो Q जो है वो x एक्सिस पे है और m इंटू s, और T जो है वो y एक्सिस पे है। तो देखो स्लोप क्या हो गया? y इक्वल टू 1/ms इंटू x। तो इस लाइन का स्लोप क्या होता है? स्लोप इज 1/ms। अब जो लिक्विड का s ज्यादा है, राइट, कंपेयर टू आइस, तो लिक्विड का हाँ स्लोप कम होगा या ज्यादा होगा? स्लोप कम हो जाएगा। कम लिक्विड का होगा, कम स्लोप होगा। कम होगा। कम होगा। तो फॉर लिक्विड s is greater than, या फिर ऐसा लिख लो, s liquid is greater than s ice, or this implies slope will be less. तो कौन सा लाइन होगा? नीचे वाला थोड़ा, हाँ, ठीक है, तो थोड़ा और नीचे करना है इसको। थोड़ा और कर्व कर दो ऐसे। हाँ हाँ सही। उसके बाद क्या हुआ? ये 100 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। ग्राफ इज नॉट टू स्केल, मैं बस नेचर बता रहा हूँ। इसके बाद क्या हाँ होगा? इसके बाद वापस फ्लैट होगा। थोड़ा सा वापस फ्लैट होगा, फेस चेंज होगा, यस सर। और उसके बाद फिर थोड़ा और स्टीप, स्लोप थोड़ा और और हाई हो स्टीप, नहीं जाएगा। बढ़ जाएगा, बढ़ जाएगा, बढ़ जाएगा। और स्लोप बढ़ जाएगा, क्योंकि ऐसा 0.48 होता है, तो इसका स्लोप ज्यादा होगा, राइट? तो स्लोप हाँ, ऑफ आइस is greater than slope of, sorry, slope of steam is greater than ice, is greater than slope of ice, is greater than slope of liquid phase, right? यस तो कुछ इस टाइप का ग्राफ बनेगा। इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? ये और ये, दिस इज, दीज आर फेज चेंज, फेज चेंज। इसमें हमारे पास फॉर्मूला लगेगा m s of ice delta t, इसमें m lf, m s liquid delta t, m lv and m s steam delta t, राइट? दोनों कंपेयर करने के लिए बोल सकता है स्लोप का, इसका स्लोप कौन सा होगा।
डन। यस सर। अच्छा, ये जो हम लोग स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर ले रहे हैं ना, अप्रोक्सीमेटली 1 ले रहे हैं, वो एक्चुअली कांस्टेंट नहीं होता है। तो एक डेटा लिख लो स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर का। स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर टेम्परेचर के साथ वैरी करता है। जो भी स्पेसिफिक हीट है ना, वो मटेरियल पे भी डिपेंड करता है और टेम्परेचर पे भी डिपेंड करता है। टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस एंड स्पेसिफिक हीट इन कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेल्सियस। तो 0 डिग्री सेल्सियस पे अप्रोक्सीमेटली 1.008 होता है। 15 पे 1.000। तो यहाँ पर तुमको क्लास 6-7 का डेफिनेशन याद है क्या, स्पेसिफिक हीट वाला? कि अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 ग्राम ऑफ ए सब्सटेंस बाय 1 डिग्री सेल्सियस। और वहां पर तुमको टेम्परेचर मेंशन किया गया था 14.5 से 15.5, याद है? तो एक्चुअली जब हम 0-1 बोलते हैं ना, ऐसा कुछ नहीं। ऐसा नहीं था। ओके, तो जैसे हम लोग 1 बोलते हैं ना स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर, वो होता है 14.5 डिग्री सेल्सियस से 15.5 डिग्री सेल्सियस में जो चेंज करते हैं, तब फिर वो 1 होता है। बाकी हर टाइम इधर उससे बड़ा या उससे छोटा। डेंसिटी की वजह से फर्क पड़ रहा है क्या? और भी बहुत सारे फैक्टर हैं। अच्छा ठीक है सर। मतलब हाई टेम्परेचर पे वो उन दोनों मतलब वाटर मॉलिक्यूल्स का बॉन्डिंग कैसा है, क्या क्या है, सब बहुत सारी चीजें। सर हमें कौन सा यूज करना है? 1 ही ना? हमें 1 यूज करना है। ठीक है, तो तुम लोग के पास बुकलेट है थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर वाला? 12th का है। हाँ सर है। हाँ 12th का है। 12th का है? नहीं 11th वाला है, 11th वाला। नहीं सर 11th का ही दिया हुआ है। हाँ तो 11th वाले में ही है थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर करके। उसका स्टार्टिंग का पहले तो एचसीयू में सॉल्व कर लेना, और फिर उसका स्टार्टिंग का सर आपने स्टेट लेवल बोला अभी? नहीं स्टेट लेवल नहीं बोला मैंने, एचसीयू में बोला। एचसीयू में तो पूरा करना है, और उसका स्टार्टिंग का पेज नंबर 22 तक थर्मल प्रॉपर्टीज वाला है, थर्मल एक्सपेंशन एंड ऑल, तो वहां तक कर लेना। और 22 से आज हमने स्टार्ट किया है, तो कैलोरीमेट्री हो जाएगा। नेक्स्ट क्लास में कैलोरीमेट्री खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन साथ साथ सॉल्व करते रहो, एंड टेस्ट पे मेंस अच्छे से देना, एडवांस थोड़ा डिफिकल्ट रहेगा। पेपर 1 तो आराम से सॉल्व करना। क्या पिछली बार सर कितने मार्क्स मिले तो हम अच्छा समझे? आने दो यार सबको मार्क्स, फिर उसके बाद देखते हैं। सर थोड़ा ऊपर स्क्रॉल करो ना। और हो गया सर। सर होमवर्क वापस बताओगे? क्या होमवर्क ठीक है, मैं बता दूं। HCV और वो पेज नंबर 22 तक थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर का बुकलेट। होमवर्क हाँ, HCV हीट एंड टेम्परेचर, हीट एंड टेम्परेचर कब तक हो जाएगा, कब तक सबमिट करोगे? फिर CA के बाद। CA के बाद लेट्स से वेडनेसडे। HCV तो वेडनेसडे। आई थिंक 20 नहीं 30 क्वेश्चंस है, इजी इजी है। इसके बाद मैंने तुमको एक 2 करके कुछ भेजा है, सेकंड वाला। लास्ट क्लास में मैंने ये भेजा था ट्यूटोरियल 2 और फिर एक्सरसाइज भी हो जाता है। हाँ एक्चुअली दोनों में सेम क्वेश्चन नहीं है, और बुकलेट में अप टू पेज 22। सर ट्यूटोरियल 2 में क्या था? अच्छा वो पूरा ट्यूटोरियल 2 पूरा।
एक्चुअली बुकलेट में ना बाद में जो स्टेट लेवल एक्सरसाइज है एंड ऑल, उसमें सारे मिक्स्ड क्वेश्चंस है, तो उसको अलग अलग करना पड़ेगा, क्योंकि इसके बाद जो बुकलेट में तुम्हारा चैप्टर दिया दैट इज हीट ट्रांसफर, बट हीट ट्रांसफर हम लोग थर्मोडायनेमिक्स सबसे लास्ट में करते हैं, पहले थर्मोडी करेंगे फिर हीट ट्रांसफर। ज्योमेट्रिक ऑप्टिक्स में भी वो टेलीस्कोप और इसके क्वेश्चंस थे। टेलीस्कोप और माइक्रोस्कोप के क्वेश्चंस अभी स्किप कर दो, उस पे क्वेश्चंस नहीं आएंगे तुमको टेस्ट में अभी, क्योंकि वो तुम्हारा जो है ना जेई के सिलेबस में इंक्लूडेड नहीं है, जेई मेंस में है, एडवांस में नहीं है, और वो याद करना है। उसका हम लोग करेंगे, मतलब पहला अटेम्प्ट होगा ना उससे पहले करेंगे। फाइन, आज की क्लास में किसी को कोई डाउट? नहीं सर। ठीक है, चलो फिर मिलते नेक्स्ट टाइम। मैं नोट शेयर कर देता हूँ, किसी को कोई डाउट हो तो बताओ। ओके, चलो बाय बाय। Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Good night, sir.